ओके बच्चों, सेकंड पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट के सेशन 1 के क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन का। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि लेट ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर सेटिस्फाइंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं हम इस कंडीशन को। देखो ध्यान से, इसको देख के सर्किल की याद आती है भाई, राइट। तो अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखूं तो मैं ए को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा, बी को लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा। और चूंकि ए और बी मुझे नॉन नेगेटिव रियल नंबर लेने हैं तो इसलिए मैं थीटा की रेंज फिक्स कर देता हूँ 0 से π/2। सही है, तो अब ए और बी ऑटोमेटिकली नॉन नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है ना, और ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 को। और अब जो मुझे वैल्यू निकालनी है उस पर आते हैं 4 पावर ए प्लस 4 पावर बी। इस टर्म को क्या लिखा जा सकता है अगर मैं ए और बी की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो 4 पावर 2 साइन थीटा, सो दिस कैन बी रिटर्न। अगर 2 की पावर में लिखना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगी 2 की पावर 2 ये और 2 ये 4 साइन थीटा प्लस 2 की पावर 4 कॉस थीटा। और मुझे इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखो मैं कंडीशन यूज़ करूँगा ये वाली। वी नो दैट नॉन नेगेटिव टर्म्स के लिए या पॉजिटिव टर्म्स के लिए ए एम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो अगर मैं ये दोनों टर्म लेता हूँ 2 पावर 4 साइन थीटा प्लस 2 पावर 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर जी एम विच इज़ अंडर रूट ऑफ 2 पावर 4 साइन थीटा प्लस 2 पावर 4 कॉस थीटा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि अच्छा इस टर्म को हम नाम दे देते हैं कुछ ना, वाई बोल देता हूँ। तो एक तरह से ये y/2 हो गया। तो y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम, इस 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। और देखिए अच्छा यहाँ देखो गलती हो जाती है अभी, तो ये प्रोडक्ट है इनका, है ना, जीएम निकाल रहे हैं। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 की पावर में बन जाएगा 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और उसका अंडर रूट करेंगे हम तो 2 की पावर में आएगा 2 टाइम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट। अब मुझे पता लग गया कि y जो है वो इस टर्म से बड़ा है हमेशा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, राइट। अच्छा देखो ये दोनों टर्म्स, तो y का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इस टर्म के बराबर हो सकता है। और यहाँ इक्वलिटी कब आती है, तो यहाँ इक्वलिटी तब आएगी जब am और gm इक्वल होंगे। सही है, और am और gm इक्वल कब होता है जब ये दोनों क्वांटिटीज़ जिसमें हम am gm लगा रहे हैं ये इक्वल हो। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल कब होगी जब साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के, यानी कि थीटा इक्वल टू π/4 पे। सही है, तो थीटा इक्वल टू π/4 पे y अपनी मिनिमम वैल्यू के बराबर होगा। आप ये भी देखोगे कि थीटा इक्वल टू π/4 पे इस टर्म का मैक्सिमम आएगा मेरे पास। सही है, तो y हमेशा इसके मैक्सिमम से बड़ा होगा ही, तो y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका मैक्सिमम कितना आएगा थीटा इक्वल टू π/4 पे, यानी कि y का मिनिमम वैल्यू जो है वो कितना होगा मिलेगा हमको जब थीटा की वैल्यू होगी π/4, एंड दैट विल बिकम 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 2 पावर 1/√2 मिला के √2 हो जाता है, तो ये 2√2 ऐसा है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, ये देखिए है ना 2 पावर 1 प्लस 2√2 है। इसको भी हम 2 पावर 1 लिख सकते हैं, फिर दोनों पावर ऐड हो जाएगी और ये बनेगा 2 पावर 1 प्लस 2√2। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। अगर ये भाप जाते हैं कि अगर हम ए और बी को ये मान लेते हैं तो फिर तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या है, लेट एस इज अ सेट, दिखाई दे रहा होगा आपको, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, टी इज अनदर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई दिस, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी। एस और टी में कॉमन एलिमेंट मेरे को ढूंढ के बताने कितने होंगे। अब देखो यहाँ पे मुझे इक्वेशन जो आसान लग रही है वो एस वाली लग रही है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसके हम रूट निकालेंगे और यह इमेजनरी रूट भी लेने हैं हमको, राइट। तो देखते हैं क्या आते हैं। क्यूब ही गए, तो एक ऑप्शन तो हम हिट एंड ट्रायल से देखेंगे, जो आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 2 अगर मैं पुट करूँ तो 8 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी इसका एक फैक्टर तो पक्का x माइनस 2 ही है। दूसरा फैक्टर क्या है ये जानने के लिए आप इस टर्म को x माइनस 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो वो देखो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे बन गया। ये इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से तो हमें मिलेगी 2। और अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो आप समझते होंगे इस इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो होते हैं इमेजनरी रूट, और वो होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब आप जहाँ तक मुझे याद है ओमेगा की प्रॉपर्टीज से भी वाकिफ़ होंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, राइट, और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है। तो ये 3 वैल्यूज़ आ रही है मेरे पास सेट एस में, यानी एस हैज़ ओनली 3 एलिमेंट 2 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे इसका कॉमन देखना है टी के साथ, तो देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व टी कि पहले टी को सॉल्व करूँ फिर कॉमन देखूँ। देखो अगर कॉमन आएगा तो इन तीनों में से आएगा, तो इन तीनों में से जो टी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी द कॉमन रूट। तो अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ, ये 2 लेते हैं और इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 पावर 2020 प्लस 2 पावर 202 प्लस 1, ये 0 तो नहीं होगा कम से कम, राइट। सो 2 कैन नॉट बी द कॉमन रूट। नाउ इफ आई ट्राई ओमेगा, देन आई गॉट ओमेगा पावर 2020 प्लस ओमेगा पावर 202 प्लस 1 इक्वल टू 0। ओमेगा के बारे में आप ये भी जानते होंगे कि जैसे ओमेगा की मुझे कोई भी हाइयर पावर निकालनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, 2020 पावर है यहाँ पे, 2020 में अगर हम डिवाइड करेंगे इसको 3 से तो जो रिमाइंडर बचेगा एग्जैक्टली वही पावर सिंप्लीफाई होकर ये ओमेगा की बचेगी। तो 2020 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं देन यू गॉट अ रिमाइंडर 1, सही है, तो आपको मिलेगा ओमेगा। सिमिलरली अगर आप ओमेगा पावर 202 लेते हैं तो ये भी ओमेगा पावर 1 ही बनेगा, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हो गई ओमेगा प्लस 1, एंड वी नो दैट दिस इज नॉट ट्रू, तो ओमेगा प्लस 1 0 नहीं होता है, तो ओमेगा भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली दोस्तों अगर ओमेगा स्क्वायर लेके हम पुट करते हैं, ठीक है, तो भी ये टर्म्स मेरे पास ऐसे बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जो भी ट्रू नहीं है। यानी इन तीनों में से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो टी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या टी में लाई करेगी। दैट मीन्स एस और टी में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी विल बिकम 0। तो ये रहा देखो आपका आंसर 0। ओके, चलिए अगला सवाल देखो क्या है, इस टॉपिक से है। राइट सर्कुलर कॉनिकल ग्लास बॉटल विद अ बेस रेडियस आर एंड हाइट एच कंटेन्स अ कलर्ड लिक्विड अप टू हाफ ऑफ इट्स हाइट। When the bottle is inverted and held vertically on its tip, the height of the liquid in the bottle is what? Okay, देखो ऐसा बोल रहा है कि एक बॉटल है ऐसे कोन जैसी है ना, राइट सर्कुलर कोन, इसको विद अ बेस रेडियस आर, इसकी रेडियस है ये आर, बेस की है ना, यहाँ सर्कल बना दे बनेगा इसका बेस ऐसा, हाइट जो है इसकी वो एच है, ये टोटल हाइट है एच, इधर मेंशन कर देता हूँ, दिस इज एच। अब ये हाफ ऑफ इट्स हाइट मतलब इतना, इसमें मान लो हाफ यानी h/2 लेंथ तक ये ऑलरेडी फिल्ड है। ओके, अब सोचो, अब ये पूछ रहा है कि अगर हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे बना देते हैं, तो अब जो इसमें ये जो लिक्विड है इसकी हाइट मुझे निकालनी है कि ये किस हाइट तक आएगा ऐसे। ओके, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये जो हाइट है इसको हम बोल देते हैं, क्या ले, इसको हम ले लेते हैं x, तो मुझे x कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब शुरू करते हैं। देखो तो एग्जैक्टली क्या है कि जब तुम इसको इन्वर्ट करोगे ना बॉटल को, तो होगा क्या कि जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो तो सेम ही रहेगा, चाहे आप इसको ऐसे फिल करो चाहे ऐसे फिल करो, तो हम दोनों सिचुएशन से वॉल्यूम निकाल के बराबर कर देंगे और उस समय x की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो ये जो फिल्ड वॉल्यूम है ये कितना है, ये कैसे निकालें हम, तो टोटल कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई होप सबको पता होगा आपको ये। और ये जो खाली वॉल्यूम है, ब्लैंक वॉल्यूम जो है, देखो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, ये जो ब्लैंक वॉल्यूम है ये कितना है, तो आप देखो ये ब्लैंक वॉल्यूम भी अभी एक कोन ही है, सही है, बिल्कुल, और इसकी हाइट कितनी है, ये h/2। इसकी रेडियस क्या होगी यहाँ पे बेस की, अगर हम इस जगह रेडियस देखें तो आप सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल, ओके, और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर हम इनकी रेडियस और हाइट का रेशो देखें, जैसे मैं, अच्छा ये हाइट h/2 है ना आधी, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ये रेडियस कैपिटल आर है, तो आप पाओगे कि h/2 और कैपिटल आर, ये स्मॉल वाले कोन की हाइट और रेडियस, और जो अपना ओरिजिनल जो ये बॉटल है उसकी हाइट और रेडियस का रेशो है ये। तो यहाँ से सीधे सीधे अपने को मिल जाएगा कि स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल
स्मॉल, अपने को तो कैपिटल आर निकालना, कैपिटल आर इज स्मॉल आर बाई टू। ओके, तो इसलिए इस वॉल्यूम का, सॉरी ये जो एम्प्टी स्पेस है इसका वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर बाई टू का स्क्वायर इंटू एच बाई। ओके, अब आते हैं इस तरफ। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ ये हाइट मैंने x मान ली है, और फिर से ये जो टॉप है इसकी रेडियस क्या है, तो चलो इसकी रेडियस को थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं, है ना। तो अगेन फिर से देखो ये वाला ट्राइंगल, इसको कलर कर देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल राइट सिमिलर है इस वाले ट्राइंगल के, राइट। तो बड़े वाला जो ट्राइंगल है अपने पास उसकी रेडियस है r और उसकी हाइट है h। छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें तो उसकी रेडियस है y और उसकी हाइट है x। तो यहाँ से हमें x और y में एक रिलेशन मिल गया जिससे y बराबर आएगा rx अपॉन h। अब बात करते हैं इस वॉल्यूम की। तो ये जो लिक्विड का वॉल्यूम है देखो ये भी कोन की शेप में है, तो इसका वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 1/3 पाई और r यानी कि इसकी रेडियस y स्क्वायर और हाइट यानी कि x, सही है। और दिस कैन बी रिटन 1/3 पाई, y can be written rx by h, so this will become r square by h square into x cube। ओके, अब ये दोनों है तो वॉल्यूम सेम लिक्विड के ही, तो इनको हम कंपेयर कर देंगे आमने सामने रख के। देखिए इधर से इस इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है, वॉल्यूम 1/3 पाई और आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेता हूँ, आर स्क्वायर एच, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/8, दैट मीन्स साथ में 7/8। दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर एक्स क्यूब। ओके, 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाना है, तो एक्स क्यूब बराबर आएगा हमारे पास 7/8 एच क्यूब। सो एक्स विल बिकम क्यूब रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 8 विच इज़ 2 एंड h। सो ये हाइट होगी इसकी। अब देखो कोई ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल ये रहा, देखो 7 पावर 1/3 h/2। सो दिस विल बी द राइट आंसर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने कर ही लिया होगा, सिंपल सा ही सवाल था। ओके, सेट थ्योरी से एक सवाल है, फॉर सेट s एंड t डिफाइन s ऑब्लिक t एज x बिलोंग्स टू s बट x इज नॉट बिलोंग्स टू t। तो अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखें तो ये क्या कह रहा है कि ये कौन सा सेट है, जैसे मान लो ये S है मेरे पास, है ना, और ये T है, तो कह रहा है ऐसे एलिमेंट जो S में है बट T में नहीं है, दैट मीन्स ये वाला सेट है। तो इन्होंने एक अलग तरीके से डिफाइन किया, बाकी हम जानते हैं कि इस सेट को हम क्या लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं S माइनस टी, जो स्टैंडर्ड पैटर्न है लिखने का। तो S माइनस टी जो है वो S ऑब्लिक टी लिखा गया है। अब P Q R डिस्टिंक्ट सेट है, बताओ कौन से ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है P यूनियन Q माइनस P। P यूनियन Q माइनस P जो है क्या वो Q आएगा, तो चेक कर लेते भाई। देखो वेन डायग्राम से ही देख लेते ना, ये मान लो कोई सेट है P, ये कोई सेट है Q, सही है भाई। तो Q माइनस P हो गया ये वाला सेट। इस सेट की यूनियन अगर हम ले लेते हैं P के साथ, यानी इसमें अगर मैं इस P वाले पार्ट को भी मिला लेता हूँ, तो अब देखो ये तो टोटल क्या बन गया, ये तो P यूनियन Q बना, राइट। सो दिस इज नॉट इक्वल टू Q। तो पहला गलत होना चाहिए, दिया हुआ है गलत भी है, राइट। अब आता है सेकंड पे, इफ़ R इज सबसेट ऑफ Q। तो एक काम करो, डायग्राम बनाते हैं, P R Q की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले तो जैसे R इज सबसेट ऑफ Q, तो ये R है मान लो, ऐसे एक छोटा सा सेट, ये सबसेट है Q का, ऐसे मान लेते हैं ये Q है, ओके। और P और है कोई, तो P हम मान लेते हैं कि एक ऐसा सेट है U, ये P है। अब सबसे पहले आते हैं इधर की साइड को, पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले है Q माइनस R। Q माइनस R यानी Q में से R को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचता है मेरे पास, ये देखिए वेन डायग्राम में समझिएगा, दिस इज Q माइनस R। इसका यूनियन लेना है R के साथ, यानी इसमें R के एलिमेंट को भी मिला लेना चाहिए हमें। तो अगर हम इसमें R के एलिमेंट मिला लें ये, तो ये वापस से Q हो गया, तो ये पूरा तो Q बन के आ गया, और ये है P, तो ये P इंटरसेक्शन Q बना, और सामने P इंटरसेक्शन Q ही लिखा हुआ, तो दैट्स करेक्ट, यही सही है, ओके। सिमिलरली अगर मैं इस ऑप्शन को चेक करूं तो देखो क्या होगा,
ये मैं ड्राइंग जो है ये मिटा देता हूँ ताकि मुझे सोचने में सुविधा हो आगे, अब है ना, इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि आर इज ए सबसेट ऑफ क्यू, तो मैं 3 सेट मान लेता हूँ पी क्यू आर ऐसे कि ये पी है, ये मान लो क्यू है ना, और ये मान लेते हैं कि आर है। ये जनरल सिचुएशन ले ली मैंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए। व्हाट इज क्यू माइनस आर, क्यू में से आर के एलिमेंट हटा दो तो ये बच गया, दिस इज क्यू माइनस आर। इसमें यूनियन करो पी, यानी इसमें पी को भी मिक्स कर दो, तो पी देखो ऑलरेडी ये रहा, इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अपनी LHS का वेन डायग्राम है, ये पूरा ऐसे मिला दिया। अब आते हैं RHS पे, P यूनियन Q माइनस P यूनियन R। अब यहाँ देखिएगा, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। ओके, देन व्हाट इज P यूनियन Q, ये पूरा P यूनियन Q है। इसमें से मुझे P यूनियन R हटा देना है। P यूनियन R कौन सा, देखो ये वाला पोर्शन P यूनियन R है, ये और ये पूरा मुझे हटा देना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ और देखिए क्या बचता है, ये पूरा हट जाएगा, ये पोर्शन हट जाना है, ये भी हट जाना है, जो भी P में आ रहा है R में आ रहा है वो सारा हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये वाला। तो ये अपनी RHS का डायग्राम है, ये अपनी LHS का डायग्राम, आप देख सकते हो बोथ आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट करेक्ट। सिमिलरली यू कैन चेक द 4 ऑप्शन। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सिंपल लग रहा है सवाल। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड पैरेलल सच दैट द लेटर P एंड R आर ऑलवेज टुगेदर। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया, P और R दोनों टुगेदर है, तो आप लोग जानते ही कैसे करना है ना। हम क्या करेंगे, P और R टुगेदर है तो पहले चलो P और R को एक साथ कर लेते हैं ऐसे कि इनको साथ ही रखना है, तो वी डू नॉट कंसिडर इट एज डिफरेंट एलिमेंट, हम इसको एक ही एलिमेंट मानेंगे। उसके बाद मेरे पास डबल A है, उसके बाद मेरे पास ट्रिपल L है और एक E है, तो बस इनको अरेंज कर देते हैं एक लाइन में। तो अब देखो अगर मैं गिनूँ तो मेरे पास कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो अरेंज करने के तरीके हुए 7 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें ये वाले दोनों लेटर एक जैसे हैं, सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये तीनों एक जैसे हैं, सो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो इतने तरीके हुए। अब इसी PR की जगह अगर मैं इसको RP लेके बनाऊँ, RP डबल A ट्रिपल L और E ऐसे अरेंज करें, तो अगेन इतने ही तरीके फिर से होंगे, तो टोटल इसके डबल हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करोगे इसको तो कितना आएगा, देखो 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल विच इज़ 120 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल विच इज़ 6, कैंसिल कर दो, 840 आंसर है। तो ये रहा 840, सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, JEE में आया हुआ क्वेश्चन है और उसके बाद से रिपीटेडली कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या टेक्निक होती है इसकी, आई होप ये तो याद ही होगी आपको, इवन नेक्स्ट के भी प्रीवियस पेपर में आपको मिल जाएगा। तो हम करते क्या ऐसे में, लेट वी डिवाइड दिस इनइक्वलिटी बाय मॉड ऑफ x माइनस वाई, से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसको डिवाइड करोगे तो देखो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ, ऐसे लिख दूँ मैं, fy माइनस fx डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स। मॉड के अंदर ऐसे चेंज कर सकते हैं, a माइनस बी को b माइनस ए लिख ही सकते हैं। इधर लिख लेता हूँ मैं y माइनस एक्स टू द पावर हाफ रह जाएगा यहाँ पे। अब देखो बच्चों, अगर मैं अप्लाई कर दूँ दोनों साइड लिमिट y टेंड्स टू x, तो ये देखिए ये जो यहाँ लिखा हुआ ना, दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ f डैश x। आई होप आपको याद होगा, जैसे f डैश a की डेफिनेशन आपको ऐसे लिखवाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa डिवाइडेड बाय x माइनस, इसी लिमिट को डेरिवेटिव बोलते हैं अगर ये एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे क्या है, a की जगह तो x ने ले लिए और x की जगह y ने ले लिए, तो ये क्या बन जाएगा, f डैश x। चलिए वापस चलते हैं, तो मॉड ऑफ f डैश x लेस देन इक्वल टू, इधर लिमिट लगाओगे दिस विल बिकम 0। ओके, अब आप देखिए मॉड है, सो इट कैन नॉट बी लेस देन टू 0, तो 0 से लेस तो हो ही नहीं सकता, सो द ओनली पॉसिबिलिटी कि इट इज़ इक्वल टू 0। और मॉड 0 के बराबर कब होगा, जब ये टर्म जो है इसका इनपुट जो है यानी f डैश जो x वो 0। तो यहाँ से मुझे मिलता है कि f डैश x इज 0 एंड दैट इज फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r। तो x की हर वैल्यू पे डेरिवेटिव 0 आ रहा। व्हाट डज इट मीन्स, fx इज ए कांस्टेंट फंक्शन, यानी fx इक्वल टू c। अब ये c क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी हमें एग्जाम में, इसमें पेपर में दी नहीं है, तो इट कैन बी एनी कांस्टेंट। नाउ वी विल चेक द ऑप्शंस।
पहला ऑप्शन है कि मॉड ऑफ एफ एक्स जो है इज इट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स पावर 3/2, सो दैट्स इनकरेक्ट, क्योंकि देखो ये तो कांस्टेंट है। अच्छा, मॉड ऑफ एक्स पावर 3/2 का अगर मैं ग्राफ देखूँ, मॉड ऑफ एक्स पावर 3/2 का ग्राफ देखें अगर आप, तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा यूँ। अब सोचो अगर ये कांस्टेंट मैंने यहाँ ले लिया, इफ दिस इज एफ एक्स इक्वल टू सी, तो एफ एक्स हमेशा छोटा होगा इससे, ये बात गलत है, क्योंकि देखिए इस पोर्शन में एफ एक्स बड़ा है, मॉड एक्स पावर 3/2 छोटा है, सो दिस मस्ट बी द रॉन्ग आंसर। चलिए और देखिए सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू r सच दैट मॉड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू m, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो मॉड एफ एक्स तो आपने देख ही चुका है, c आएगा, अब मॉड लगा दूंगा ना तो ये c पक्का पॉजिटिव हो गया, तो दिस विल द कर्व ऑफ y इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड c। ये लाइन कहीं ना कहीं तो आपको ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी और वही ग्राफ हो जाएगा इसका। अब ये कह रहा है कि एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो हर जगह एफ एक्स की वैल्यू से बड़ा आएगा मॉड एफ एक्स से। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो कि ये मॉड सी का वैल्यू 10,000 भी है ना, तो 10,000 से बड़ा कोई भी नंबर जो है वो m बन जाएगा। इवन 10 करोड़ भी हुआ तो उससे बड़ा कोई भी नंबर m बन जाएगा। तो हर हाल में मुझे m ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो एफ एक्स की हर वैल्यू से, यानी वो जो कांस्टेंट आ रहा है उससे बड़ा होगा। ओके, सो ये पक्का सही आंसर। आगे चलते हैं। देखो f इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका हर जगह डेरिवेटिव डिफाइन होगा एंड विच इज इक्वल टू 0। f ऑफ 1 लेस देन, ये गलत हो गई, f ऑफ 1 और f ऑफ 0 दोनों बराबर ही होंगे, दोनों का वैल्यू c ही आएगा। ओके, तो ये था पार्ट 2 इस डिस्कशन का। आप चेक करिए नेक्स्ट पार्ट 3 अगले वीडियो में।